सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। कर्नल कियानी के लिए मौसम और रास्ते कभी ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं रहे थे। उसका शुमार एविएशन के उन पायलट्स में होता था जो सब कुछ कर गुजरने का हौसला रखते थे। इंतहाई पेचीदा पहाड़ी सिलसिलों में प्रवास करते हुए टारगेट तक पहुंचना और अपने जवानों को वहां तक पहुंचाना उसके लिए मामूल की बातें थीं। लेकिन सालतोरो के उस बर्फीले जहन्नम पर प्रवास करते हुए न जाने क्यों उसे अपने बदन में खून मुंजमद होने का एहसास हुआ। बेस कैंप के नक्शे को जहन में रखते हुए वो बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता बनाता हुआ अब करीबन उसी मकाम तक आ गया था जिसे महाज़े जंग कहा जा सकता था। कैप्टन जावेद से रेडियो पर उसका राब्ता हो चुका था और ये इत्तला उसके लहू में बर्क दौड़ा गई थी कि पिछले 2 घंटों से कैप्टन जावेद के जख्मी और बेवसीला कमांडोज दुश्मन के हमलों को पसपा कर रहे हैं। उनका गोला बारूद करीबन खत्म हो रहा है और अब वो करीबन आखिरी गोली और आखिरी आदमी के मरहले तक आन पहुंचे हैं। कैप्टन जावेद की आवाज सुनाई दी, सर, हमारी तरफ आना मुमकिन नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, मैंने इस इलाके का सर्वे कर रखा है। कैप्टन जावेद को कर्नल कियानी की आवाज सुनाई दी, एक रास्ता है, और उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जावेद ने जान लिया था कि कर्नल कियानी के इस फिक्रे का मतलब क्या है। इस बात में कोई शक नहीं कि वो जुनूब की तरफ से उन तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फौजी जिंदगी का खुदकुशी की हद तक खतरनाक फैसला कर लिया था और अब उसी पर अमल करने जा रहे थे। अचानक ही कर्नल कियानी ने अपने चॉपर का रुख शुमाल की तरफ मोड़ दिया और अब वो कदरे नीचे पहाड़ी रास्तों से दुश्मन के इलाके की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दुश्मन की मुतवक्के पोजीशनों के ऊपर से गुजरते हुए उसी रास्ते से अपने जवानों तक पहुंचने का अज़्म कर लिया था जिस रास्ते से दुश्मन उन पर हमला आवर हो रहा था। ये रास्ता बिल्कुल गैर महफूज था और दुनिया की किसी फौज का पायलट कभी उस तरफ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। लेकिन कर्नल कियानी को एहसास था कि अगर उन्होंने ये खतरनाक फैसला न किया तो एक एक करके तमाम कमांडोज दुश्मन या फिर मौसम के हाथों मारे जाएंगे और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के सीने पर मूंग डलते हुए जो पोस्ट बनाई है उस पर काबिज होने के बाद दुश्मन अपनी सप्लाई के रास्ते महफूज कर लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर यही कुछ होना था तो फिर उन्हें इतनी रियाजत की जरूरत ही क्या थी। सियाचिन के उस बर्फीले जहन्नम में तो घास की एक पत्ती भी नहीं उगती। उस जमीन पर सिवाय मौत के और कुछ मौजूद नहीं था। आखिर उन्हें इस तरह आगे बढ़कर मौत को गले लगाने की जरूरत ही क्या थी। वो अपनी महफूज पनाहगाहों में बैठकर दुश्मन का इंतजार कर सकते थे, अपनी सरहदों के अंदर कलाबंद होकर उसकी यलगार को पसपा कर सकते थे। लेकिन इस तरह दुश्मन उनके 60-70 किलोमीटर इलाके पर काबिज होने के जोम में मुब्तला हो जाता। वो दुश्मन का जोम तोड़ने आए थे, उसके गुरूर को खाक में मिलाकर उसे ये बताने आए थे कि अहमियत बंदूक की नहीं, उसके पीछे मौजूद जवान की होती है। वो एक लम्हे के लिए भी दुश्मन को एहसास बर्तरी से दो चार नहीं कर सकते थे। अगर दुश्मन ने कई सालों की तैयारी और सामान हर्ब ज़र्ब से मुकम्मल लैस होकर उन पर हमला किया तो क्या हुआ। वो अगर निहत्ते भी होते तो कभी अपनी सरहदों का तकद्दुस पामाल करने की इजाजत न देते। लांस नायक हसन शाह ने नायक शरीफ वाली पोजीशन संभाल ली थी। उसके दाएं हाथ पर नायक शरीफ शहीद की लाश पड़ी थी और बाएं तरफ वो अपनी गन और बची हुई चंद दर्जन गोलियों के साथ पथरीली चट्टान से टेक लगाए सामने के रास्ते पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। उस तरफ से फायर तो आ रहा था लेकिन अभी तक फायर करने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद उन्होंने कोई महफूज आड़ तलाश कर ली थी या फिर वो पहाड़ी की दूसरी तरफ अपने तोपखाने से मदद ले रहे थे। हसन शाह को उसी फायर से खुद को बचाना और बर्फ पर गिरते गोलों का तमाशा देखना था। फिलवक्त वो उससे ज्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। नायक शरीफ की मौत की अगर तस्दीक न हो गई होती तो वो उसे कभी मुर्दा तस्लीम न करता, क्योंकि उसके चेहरे पर मुर्दा होने के आसार तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। यूं मालूम पड़ता था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। बिल्कुल उसी तरह वो मुस्कुराते हुए और कभी कभी इंतहाई संजीदगी के साथ उन्हें डांट कर सही फायरिंग पोजीशन दिलाया करता था। हसन शाह जब उसकी तरफ देखता उसका कहर बढ़ने लगता।
उस यूनिट के हर जवान को नायक शरीफ की शहादत की खबर पहले ही मिल चुकी थी। अब वो 7 बाकी रह गए थे। 3 समतों में मोर्चाबंद होकर पाकिस्तान आर्मी के ये 7 कमांडोज उस कहरालूद मौसम में दुश्मन की तबाहकुन गोलाबारी का सामना करते हुए उसे अपने मुल्क की तरफ आने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हसन शाह अचानक ही चौंका। उसके हसास कानों ने किसी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। ये खबर तो उनका मोराल बढ़ाए रखने के लिए कैप्टन साहब ने उन तक पहुंचा दी थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें कुमक पहुंच रही है, जबकि जमीनी रास्ते से आने वाले जवानों के साथ उनका राब्ता हो चुका था। हेलीकॉप्टर के इंजनों की आवाज उसे कदरे मानूस सी महसूस हुई, लेकिन अचानक ही इस ख्याल ने उसे परेशान कर दिया कि कहीं ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की गोलाबारी का निशाना न बन जाए। इसी ख्याल ने हसन शाह को कदरे बेचैन सा कर दिया और वो पहलू बदल कर रह गया। अचानक ही उसने सामने पड़े भारतीयों की लाशों के अकब से सफेद पोशों को अपनी तरफ बढ़ते देखा और वो संभल कर बैठ गया। नायक शरीफ की शहादत के बाद उसी समत से रुकने वाली फायरिंग के बाद दुश्मन को यकीन हो चला था कि ये समत महफूज हो गई है और अब मैदान खाली देखकर वो उस तरफ दोबारा यलगार कर रहे थे। किसी भी मुमकिना मज़ाहमत के पेश नजर उन्होंने करीबन 15-20 मिनट मुसलसल उस समत गोलाबारी करवाई थी और अब उनके पास इस यकीन के काफी शवाहिद मौजूद थे कि उस तरफ से मज़ाहमत मुकम्मल दम तोड़ चुकी है। भारतीयों ने कैप्टन जावेद और उसके जवानों की तरफ से होने वाली मज़ाहमत को खत्म करने के लिए उन्हें दूसरी दोनों अतराफ से भी एक लम्हे के लिए फारिग नहीं रहने दिया था। दोनों अतराफ से उन पर बेपनाह गोला बारूद फूंका जा रहा था और इतनी शदीद गोलाबारी के बाद उनकी दानिस्त में यहाँ कोई जिंदा ही नहीं बचा था। जंगी उसूलों के मुताबिक एक मर्तबा फिर शदीद गोलाबारी के बाद मैदान साफ होने पर वो आगे बढ़ रहे थे। ये रास्ता ऐसा था जिस पर गोलाबारी के दौरान एडवांस का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। इस तरह वो खुद ही अपने गोलों की जद में आ जाते। कैप्टन जावेद और उसके साथियों ने गोलाबारी बंद होने से अंदाजा कर लिया था कि अब दुश्मन फिर हमला करेगा और उनकी तवक्कुआत के मुताबिक भारतीय कमांडोज अपनी महफूज पनाहगाहों से अंधाधुंध उनकी समत गोलियां बरसाते आगे बढ़ रहे थे। हसन शाह ने महसूस किया कि हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज बुलंद हो रही थी। शायद वो सामने वाली पहाड़ी के अकब में कहीं रास्ता तलाश कर रहा था और दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब उसके और भारतीय हिरावल दस्ते के दरमियान बमुश्किल 15-20 गज का फासला रह गया था, जब अचानक ही वो जमीन पर करवट बदल कर उनके सामने आ गया और दूसरे ही लम्हे सूरत हाल से बेखबर भारतीयों पर आग बरसाने लगा। हसन शाह की लाइट मशीन गन के पहले ही हल्ले ने 3-4 भारतीयों को चाट लिया, लेकिन इस मर्तबा भारतीयों ने मुमकिना मज़ाहमत को नजरअंदाज नहीं किया था और उन्होंने पोजीशंस भी उसी तरह ली हुई थी। उन लम्हात में जब हसन शाह माहिर निशानबाजों की तरह एक एक भारतीय को निशाने पर लेकर उनको जहन्नम रसीद कर रहा था, अचानक ही उसे उस तल्ख हकीकत का एहसास हुआ कि उसके पास बमुश्किल 15-20 गोलियां बाकी बची हैं। ये गोलियां उसे आखिरी लम्हात के लिए बचानी थी। ये सोचकर उसने अपने पास महफूज दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल लिए और एक ग्रेनेड की पिन निकालकर सामने से आने वाले भारतीयों पर फेंक दिया। दूसरे ग्रेनेड की पिन वो निकाल ही रहा था जब अचानक अपने पेट और सीने में पिघलता हुआ शीशा उतरने का एहसास हुआ। उसके साथ ही उसकी गर्दन में बिल्कुल सामने की तरफ से एक मशीन गन की गोली घुस गई। दम तोड़ते लांस नायक हसन शाह ने ग्रेनेड दुश्मन की तरफ फेंका। उसकी आंखें अभी तक जिंदा थीं। आखिरी मंजर उसके सामने था, कुछ भारतीयों की लाशें, वापस भागते भारतीय और उनके पहलू से नमूदार होता कर्नल क्यानी का हेलीकॉप्टर। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई और रूह अपने बदन से निकलकर कालीनों से सजे उस रास्ते पर गामजन हो गई जिस पर चलकर उससे पहले उसके 3 साथी जन्नत मकान हो गए थे। लांस नायक हसन शाह अपने कुशादा सीने पर दुश्मन की गोलियों के मेडल सजाए बड़ी आबरूबानी से उन हूरों की तरफ बढ़ रहा था जो बाहें फैलाए उस शहीद की मुंतजिर थी। कर्नल क्यानी को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उससे क्या कारनामा सरजद हो गया। हैरतंगेज तौर पर वो दुश्मन के सरों पर परवाज करता कैप्टन जावेद की पोस्ट तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। कैप्टन जावेद से उसका राब्ता मुसलसल कायम था, गो कि उसकी किसी बात से कर्नल क्यानी को ये एहसास नहीं होता था कि जावेद और उसके साथी किसी कमजोरी का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से होने वाली फायरिंग से कर्नल क्यानी अंदाजा कर सकता था कि वो किस सूरत हाल से दो चार हैं। वो अपना पूमा हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे जैसे सर्कस में लगे मौत के कुएं में कोई माहिर मोटरसाइकिल चलाता है। कैप्टन जावेद को दूरबीन के बगैर ही कर्नल क्यानी का हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था और उससे ज्यादा भारतीय फौजी हैरानी से ये मंजर देख रहे थे। यूं दिखाई देता था जैसे वाकई वो अब तक अंधे हो चुके थे और उन्हें अब इल्म हुआ था कि उनके सरों से प्रवास करके कोई पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर भी यहाँ तक पहुँच गया है। बौखलाए हुए भारतीयों ने अपनी गन्नों का मुंह उनकी तरफ कर दिया।
लेकिन बुलंदी और तह दर तह पहाड़ी सिलसिलों की वजह से वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कर्नल क्यानी ने इंतहाई महारत का मुजाहिरा करते हुए एक तंग दर्रे से अपना पूमा गुजार कर उसे सीधा किया और अब वो कैप्टन जावेद के अकब में बिल्कुल महफूज हो चुके थे। एक कदरे हमवार जगह देखकर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर वहीं उतारने का फैसला किया और अब उस इंतहाई खतरनाक फैसले पर अमल भी करने जा रहे थे। कैप्टन जावेद से ज्यादा सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा और कौन कर सकता था। उसने अपने बाकी साथियों को दुश्मन को मुकम्मल इंगेज रखने के अहकामात के साथ नई तरतीब के साथ फैला दिया था और वो खुद अपने एक जवान के साथ इस कदर ढलवान जगह की तरफ रेंग रहे थे जहां कर्नल क्यानी का हेलीकॉप्टर मौजूदाती तौर पर लैंड कर चुका था। कर्नल क्यानी अब अपने पास मौजूद सामान उतारने में मसरूफ थे। वो खुद हेलीकॉप्टर के इंजन स्टार्ट रख कर नीचे उतर आए थे। आम हालात में शायद वो ऐसा न करते, लेकिन उनके लिए ये मुमकिन नहीं रहा था कि अपने उस जख्मी हीरो को बढ़कर गले न लगाएं। वेल डन। उन्होंने बेख्तियार दोनों बाहें फैलाकर कैप्टन जावेद को गले लगा लिया, जिसके सर पर बंधी पट्टी रंगीन हो रही थी। बेख्तियार होकर उन्होंने वही अमल उसके जवान के साथ भी दोहराया और अब तीनों मिलकर सामान उतार रहे थे। कर्नल क्यानी के लिए यहाँ ज्यादा देर कयाम करना मुमकिन नहीं था। करीबन 10-15 मिनट के दरमियान उन्होंने अपना पूमा खाली कर दिया। कैप्टन जावेद की ख्वाहिश थी कि उसके साथ मौजूद 2 शदीद जख्मी कर्नल साहब के साथ वापस जाएं, लेकिन उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और अब 16,000 फुट की उस बुलंदी पर अपने 2 शदीद जख्मी और 4 थके हुए कमांडोज के साथ जख्मी कैप्टन जावेद फिर भारतीयों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन चुका था। उनके पास कुमक पहुंच चुकी थी, गोला बारूद, अद्वियात और कुछ अशियाए खुर्दनोश आ चुकी थी। अपनी बेपनाह खस्ता हाली के बावजूद कैप्टन जावेद को ईमान की हद तक इस बात का यकीन था कि जब तक उसके किसी जवान के पास एक भी गोली बाकी है वो दुश्मन को उस पोस्ट पर काबिज नहीं होने देंगे। एक मर्तबा फिर वो नए अज़्म और ताज़ा वलवलों के साथ दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर चुके थे। अगले 1.5 घंटे तक उन्होंने दुश्मन की यलगार रोके रखी। ऐन उन लम्हात में जब उनके बाजू शल हो चुके थे, खून उनकी रगों में शदीद सर्दी से मुंजमद हो रहा था। ऐन उन्हीं लम्हात में उनके अकब से नारे तकबीर बुलंद हुए और अल्लाह की बुजुर्गी और बरतरी का ऐलान करते नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों का पहला दस्ता कैप्टन शेरदिल की कमान में उनकी मदद को पहुंच गया। अपने जिस्मों से लिपटे रस्सों की मदद से एनएलआई के जवान उमूदी पहाड़ी चोटी पर चढ़ते दीवानावार अपने साथियों की मदद को आ रहे थे। उन्होंने जल्द ही पोजीशनें संभाल ली थी। कैप्टन शेरदिल और उनके साथी हैरत और अकीदत के बेपनाह जज्बात से बारी बारी उन कमांडो से बगलगीर हो रहे थे जिन्होंने अस्करी तारीख का नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया था। ये जवान अपने साथ जरूरियात का सामान भी लेकर आए थे, गो के वो भी 6 घंटे का तवील और थका देने वाला सफर करते हुए वहां तक पहुंचे थे, लेकिन वो बिल्कुल ताजा दम थे। पहले से मौजूद अपने साथियों की नाकाबिल यकीन बहादुरी ने उनके हौसले यूं भी 2 चंद कर दिए थे। शोहदा के जवान लाशें देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया था। कैप्टन शेरदिल ने कैप्टन जावेद को बहुत मिन्नत समाजत के बाद उस खेमे तक जाने पर रजामंद किया जो उसके जख्मी साथियों के लिए लगाया गया था, और एनएलआई के एक डॉक्टर ने जो उस ग्रुप के साथ आया था कैप्टन जावेद की पट्टी दोबारा करके उसे जमीन पर बिछे कंबल पर लेटा दिया था। उसके बाकी जख्मी साथियों की मरहम पट्टी हो रही थी। एनएलआई के जवानों की आमद ने भारतीयों की रही सही कमरे हिम्मत भी तोड़ दी। अगले 3 घंटों में कमांडोज का एक और सेक्शन उनकी मदद को पहुंच गया था। कर्नल क्यानी इस मर्तबा बड़े हेलीकॉप्टर एलिवेट में ताज़ादम कमांडोज और सामान्य हरबो ज़र्ब के साथ आए थे, और उस हेलीकॉप्टर में कैप्टन जावेद अपने 4 कमांडोज की लाशें और जख्मी साथियों के साथ फातिहाना अंदाज में वापस बेस कैंप की तरफ परवाज कर रहा था। गुरजीत सिंह आज बहुत खुश था। आज प्रमोद ने उसे वीजा लगा पासपोर्ट और टिकट देकर उसको रवानगी की तारीख से आगाह करना था। उसने अभी तक अपनी बीवी को राजदार नहीं बनाया था, लेकिन 2 रोज पहले उसे भी सारी कथा सुना दी थी। अपनी सारी कहानी और प्रमोद का तारुफ करवाने के बाद उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, क्यों गुरविंदर कौर, हमें मानती है ना? कैसा बेवकूफ बनाया साले को, बड़ा होशियार बनता था। अरे भाई मेरा क्या गया, मेहमानों की लिस्टें ही दी है ना, हमने कौन से मिलिट्री वालों के राज दे दिए हैं। और देख लो गुरविंदर कौर, हमने कैसा उल्लू बनाया उसे, कैसा सौदा किया। मेहमानों के नाम बता बता कर अमेरिका का तुम्हारा और अपना वीजा भी हासिल कर लिया, किसी को बताना नहीं। प्रमोद ने कहा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उसने आखिरी बात बड़ी राजदारी से अपनी बीवी के कानों के नजदीक मुंह ले जाते हुए कही।
उसकी बीवी बोली, वो क्यों सरदार जी? लो, हमने कोई गैर कानूनी काम किया है? हम क्यों इस तरह चोरी छुपे जाएंगे? मैं तो सारी कॉलोनी को बताकर जाऊंगी, सबके सीने पर मूंग दल कर जाऊंगी, उनको तो पता लगे कि मैं किसकी सिंगड़ी हूँ। गुरजीत सिंह ने सर झटक कर कहा, साली चुप कर, बात को समझा कर, मरवाएगी मुझे भी तू। कोई अकल कर, मैं जो तुझे कह रहा हूँ उस पर अमल करना, खबरदार किसी को कानो कान खबर ना हो। गुरजीत सिंह का पारा चढ़ गया था। अचानक ही गुरविंदर कौर ने अजीब सी बात कह दी, सरदार जी कोई और मुसीबत तो नहीं आने वाली? गुरजीत को गुस्सा आने लगा, बोला, शुभ शुभ बोल। उसकी बीवी ने कदरे गैर मुतमईन होकर कहा, वाहे गुरु खैर ही रखे, आपने जो भी करना है जल्दी कर लें। वो लखू राम वाली बात याद है ना? लखू राम यहाँ का एक माली था। उसे 3-4 माह पहले एक रोज अलग सुबह उसके घर से कुछ सफेद पोश अगवा करके ले गए थे। उस कॉलोनी में किसी सिविलियन की आमद और ऐसी अगवा की वारदात कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये बात तो तय थी कि उसे किसी सरकारी महकमे के लोगों ने ही अगवा किया है, और चंद रोज बाद ये उकदा भी खुल गया। लखू राम को रॉ के लोग पकड़ कर ले गए थे क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। कॉलोनी के लोगों को ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही थी कि एक माली किस तरह किसी के लिए जासूसी कर सकता है, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन था कि जिस एजेंसी ने लखू राम को उठाया है वो गलत नहीं हो सकती। कुछ दिनों के बाद लखू राम के घर की तलाशी ली गई तो वहां से कुछ नकद रुपया बरामद हुआ, जिसके बाद उसकी बीवी और साले को भी खुफिया पुलिस वाले अपने साथ ले गए और उसके क्वार्टर को अभी तक ताला लगा हुआ था। गुरजीत सिंह का ध्यान कभी लखू राम की तरफ नहीं गया था, लेकिन आज अनजाने क्यों उसे अचानक लखू राम याद आ गया। उसने सोचा कहीं वो तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पास नहीं फंस गया, लेकिन फिर खुद ही मुतमईन होकर गर्दन नफी में हिला दी। उसके पास बड़ी मजबूत दलील मौजूद थी कि वो तो अमरीकियों के लिए काम कर रहा था, और जिस शख्स के जरिए कर रहा है वो भी कोई मुसलमान नहीं, हिंदू है। प्रमोद नाम है उसका। आज उसे प्रमोद से आखिरी मुलाकात करनी थी, कम से कम उसने यही कहा था, क्योंकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने फिर कैलिफोर्निया में मिलना था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया उसकी हमेशा से कमजोरी रही थी। वहाँ के समंदर, साहिल, रेतीले किनारे और खास तौर से सैन फ्रांसिस्को। प्रमोद से जब उसने जिक्र किया था सैन फ्रांसिस्को का, तो उसने गुरजीत से कहा था कि अब उसकी अगली मंजिल वही होगी। उस रोज प्रमोद ने उसके हाथ पर बेतकल्लुफी से हाथ मारते हुए उसे हस्बे साबिक मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाते हुए कहा था, 1 साल के लिए तो तुम्हें सैन फ्रांसिस्को की क्रिकेट स्ट्रीट पर ही अपार्टमेंट मिल जाएगा, उसके बाद जहाँ पसंद करो। यार ये अमरीकी साले बड़े पागल हैं, इनको एक मर्तबा खुश कर दो तो जो मर्जी इनसे ले लो। गुरजीत ने उस रोज से सैन फ्रांसिस्को के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे, और सैन फ्रांसिस्को के लिए वो इससे ज्यादा भी बहुत कुछ करने को तैयार था, जो कुछ करने के लिए उसे प्रमोद ने कहा था।